हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है वैद्युत रसायन। और इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है। आपको पता ही है कि पर डे आपको शाम को आपको पर डे वीडियो मिल रहा है। शाम को 7 बजे या तो फिजिक्स की क्लास चल रही है या आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं सीक्वेंस वाइज, जिसमें लगभग आपका 1 घंटे या 45 मिनट की आपकी क्लासेस चलती हैं। तो आप कंसिस्टेंट इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही आपको मन लगाकर पढ़ाई करना है। याद रखेंगे इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है। इससे पहले का पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखे हैं, इस वीडियो को देखने के पश्चात पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। पहले ये तो दूसरा चैप्टर है, इससे पहले के भी चैप्टर के वीडियो मिलेंगे, फिर से दूसरे चैप्टर के भी, मतलब लेक्चर वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे। वहां से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए कहाँ गए भैया। चलिए आसानी से हम सीखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो है सेल नियतांक। तो सेल नियतांक क्या होते हैं इसको हम अभी समझेंगे। देखिए आसानी से समझिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। सेल नियतांक कैसे हम कहते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे हमने सिंपल में परिभाषा भी लिखा हुआ है कि किसी सेलों के सेल स्थिरांक, किसी सेलों का सेल नियतांक है या स्थिरांक है, दोनों बात एक ही है जी। कांस्टेंट इसको इंग्लिश में अंग्रेजी में कहते हैं। तो हमें यही कहा जा रहा है कि किसी सेलों का सेल स्थिरांक, ठीक है, उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब आपने समझा। मैं आपको परिभाषा यहाँ से याद नहीं कराऊंगा, आपको एक फिगर बना रहा हूँ, उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं आपको फिगर से समझाऊं तो ये हमारे पास एक सेल है जी। ये हमारे पास एक हम सेल यहाँ पे बना दे रहे हैं। अब ये एक सेल है, इसमें यहाँ पे सेल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो एक पहला इलेक्ट्रोड ये है, मतलब 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे इलेक्ट्रोड होंगे। तो यहाँ पे ये हमारी 2 धातु के प्लेट हैं, एक हमारा है कैथोड, एक हमारा है एनोड, ठीक है ना। इतनी बेसिक बात हम समझ गए। उसके बाद यहाँ पे क्या है ना कि ये एक बड़ा सा बर्तन है, इसमें विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन घोला गया है। विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन का मतलब कि जल के साथ यहाँ पे विद्युत अपघट्य जैसे Na+ और Cl- घोला गया है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी। तो ये हमारा ये क्या है, ये टोटल विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, ठीक है ना। तो ये विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अगर हम 2 धातु के टुकड़े को हम डाल देते हैं तो ये हमारे एक सेल की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पे क्या होता है समझिएगा। यहाँ पर ये जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं, इनको देखिए, एक हमारा कैथोड है, एक एनोड है। दोनों को हम एक साथ बोलेंगे ना तो इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो ये इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है, इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है वो हमने मान लिया L क्या है, इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी है, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रोड है इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी कि नहीं होगी, कि कितना मोटा है। तो उसी मोटाई को ही हम इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। इसी को अनुप्रस्थ काट का क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, कि किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। सेल नियतांक कहते हैं। समझ रहे हैं क्या हमने बताया। देखिए वही बात हम कह रहे हैं, सेल नियतांक का परिभाषा करना है तो हम यही कह रहे हैं कि किसी सेल का, कोई भी सेल है तो किसी सेल का सेल नियतांक इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं, या अनुपात के बराबर होता है। समझ रहे हैं। मतलब किसी सेल का सेल नियतांक
इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में ये आ गई होंगी परिभाषा। वही बात हमने लिखा है, किसी सेलों के सेल नियतांक, क्या हमने लिखा है कि किसी सेलों का सेल स्थिरांक या नियतांक उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। सिंपल सी बात है। तो परिभाषा समझ के साइड में फिगर आप बना लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि विशिष्ट चालकता, यहाँ पे कप्पा इक्वल टू क्या होता है? C इंटू क्या होता है? सेल नियतांक। ये एक फॉर्मूला होता है, सेल नियतांक। ये सभी फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा। मतलब कप्पा जो विशिष्ट चालकता है, ठीक है ना, विशिष्ट चालकता है वो चालकता और सेल नियतांक के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये भी आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। कप्पा क्या है? यहाँ पे विशिष्ट चालकता है, यहाँ पे C क्या है? ओनली चालकता है, ठीक है। इतना आप समझ गए। उसके बाद मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे मैं यहाँ पे कहूँ अगर सेल नियतांक, ये देखिए इधर C गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो ओनली यहाँ पे सेल नियतांक का एक और यहाँ से फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए सेल नियतांक का एक और फॉर्मूला निकल जाएगा। ये कप्पा है तो कप्पा हमने लिख दिया। ये C क्या है? विशिष्ट ये चालकता है, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो ये भाग कराती है इधर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये कप्पा बाई C है ना, कप्पा बाई C। यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे, यही छोटी छोटी बात नहीं समझ में आता है। कप्पा बाई C को मतलब क्या है? 1/C गुणे कप्पा है, यही तो है जी। ये K अभी गुणा होगा तो कप्पा ऊपर हो जाएगा, C हो जाएगा, तो ये 1/C यहाँ पे है ना। ये आप याद रखेंगे कि जो प्रतिरोध जो होता है वो विशिष्ट चालकता, मतलब चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। चालकता के व्युत्क्रम को भी हम प्रतिरोध कहते हैं। तो ये बताइए 1/C के जगह पर, यहाँ पे 1/C है ना, तो इसके जगह पर हम R लिख सकते हैं। तो बिल्कुल, तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। देखिए ये सभी आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ न्यूमेरिकल में काम आएंगे। फिर से एक और आप याद रखेंगे, सेल नियतांक। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे R इंटू कप्पा हो जाएगा। ये भी आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है ना। जहां R प्रतिरोध है, ये क्या है? विशिष्ट चालकता है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। इतना फॉर्मूला याद रख लें, बहुत है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों फॉर्मूला याद रहेगा। मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला आपका, कि सेल नियतांक का मतलब किसी सेलों का सेल नियतांक मतलब किसी सेल का सेल नियतांक उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। फिगर बना लीजिएगा, ये चारों फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्त। चलिए जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट अगला हमारा आता है तुल्यांकी चालकता। अब तुल्यांकी चालकता क्या होता है, ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हमने परिभाषा क्या लिखा है, सिंपल लैंग्वेज का परिभाषा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान से आप फोकस के साथ समझिएगा कि किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उसकी चालकता मतलब उसकी चालकता क्या कहलाती है? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। यहाँ पे ये परिभाषा हमसे लिखा गया है जी। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले 1 घन सेंटीमीटर का एक आयतन का एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं। तो एक ये हमारा घन सेंटीमीटर का ही ये बर्तन हो गया। ये एक हमारा 1 घन सेंटीमीटर का एक बर्तन हो गया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाना चाहूँगा। ये हमारा क्या हो गया? 1 घन सेंटीमीटर का एक हमारा बर्तन हो गया। घन सेंटीमीटर कैसे? देखिए इसकी जो हम कह सकते हैं कि इसकी चौड़ाई मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, इसकी
लंबाई मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है। तो इसका अगर हम आयतन बताएं, आयतन, तो आयतन इसका कितना होगा जी? तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही ना होता है जी। तो आयतन इसका अगर हम निकालें तो लंबाई कितना है 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर 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 ये सब गुणा होंगे, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये जो बर्तन है ना, ये 1 घन सेंटीमीटर का है, या तो आप 1 सेंटीमीटर के पावर माइनस क्यू कह दें, या 1 घन, ये 3 को हम घन भी कह सकते हैं, तो 1 घन सेंटीमीटर भी हम कह सकते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि 1 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला एक बर्तन है, और इस बर्तन में हमने विद्युत अपघट्य घोल दिया है, विद्युत अपघट्य इसमें घोला गया है। मतलब सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है दोस्त कि 1 घन सेंटीमीटर क्यूब का एक बड़ा सा बर्तन है। अब इस बर्तन में 1 ग्राम तुल्यांक हम घोलेंगे, 1 ग्राम तुल्यांक घोलेंगे, और किसका? विद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य का। ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इसको हम क्या कह देंगे? 1 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन का बर्तन है। तो हम यही कहेंगे कि 1 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक इसमें घुला हो, तो इस विलयन की जो चालकता होगी ना, इस विलयन की जो चालकता होगी वही चालकता क्या कहलाएगी? तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। बात आप समझ रहे हैं? जैसे ये एक बड़ा सा बर्तन है, इसमें पहले से जल भरा हुआ है, इसमें पहले से जल भरा हुआ है, ठीक है ना, इसमें पहले से जल है, इसमें हम विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोलेंगे, ठीक है ना। तो इस विलयन की जो चालकता होगी ना, वही चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। तो हम परिभाषा बोले, ध्यान से समझेंगे ना, हम यही कह रहे हैं कि किसी विलयन, हम यहाँ पे क्या कहेंगे? किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर क्यूब, क्या हम बोलेंगे? किसी विलयन, यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैं विलयन ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे विलयन है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाए, तो इस विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। बताइए, परिभाषा अब नहीं याद होगा ना बाबू, तो कभी याद नहीं होगा। इतना सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको फिगर से समझा रहा हूँ, ये फिगर आपके किताबों में नहीं दिया गया है, ये मैं अपने तरफ से समझाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप रट कर याद करें, मैं चाहता हूँ कि आप भी समझ कर याद करें। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो एक बार और मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम कह रहे हैं कि किसी विलयन, ध्यान से समझेंगे, किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाए, तो उस विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। समझ गए? या तो जो हमने बोला वैसे लिख दें, या उसी को थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, तो उसकी चालकता मतलब विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तो बताइए, आपको आसानी से याद हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये हुआ हमारा तुल्यांकी चालकता का परिभाषा। मैं आशा करता हूं कि अब आपको याद हो रहेगा हमेशा तुल्यांकी चालकता का परिभाषा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला इसका याद रखेंगे, इसको लेमडा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ई क्यू इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 बाई एन, ये आप याद रखेंगे। कप्पा इंटू 1000 बाई एम होता है, सॉरी एन होता है, एन यहाँ पे लिखा गया एन होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। जहाँ पे इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ,
जहाँ पे आप याद रखेंगे, जहाँ पर लेमडा ई क्यू क्या है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, जहाँ पर लेमडा ई क्यू, जहाँ पर लेमडा ई क्यू क्या है, ई क्यू है तुल्यांकी चालकता। कप्पा क्या है, कप्पा है हमारे पास यहाँ पे विशिष्ट चालकता। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, n है नॉर्मलता, नॉर्मलता। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे, 1000 तो वही है जी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सबसे पहली बात जो तुल्यांकी चालकता है ये आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्त, इतनी बात समझ के अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब हमारा अगला आता है कि तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध। तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध यही होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तुल्यांकी चालकता, यहाँ पे संबंध यही होता है, तुल्यांकी चालकता इक्वल टू होता है विशिष्ट चालकता। अब गुणे जानते हैं क्या होता है, गुणे होता है 1 ग्राम तुल्यांक, मतलब यहां पे क्या लिखा गया था, 1 ग्राम, मतलब ऐसे हम लिख देंगे विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन, विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन। ये आप याद रखेंगे, विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का क्या होता है, विलयन की 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन, ठीक है ना, विलयन की 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन, आयतन का जो बर्तन है वो, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, यही इसका क्या है, रिलेशन है, या हम कह सकते हैं संबंध है, ठीक है ना। तो इस संबंध को आपको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम संकेत रूप में लिखें तो तुल्यांकी चालकता को लेमडा ई क्यू लिख सकते हैं, तुल्यांकी चालकता को लेमडा ई क्यू। यहाँ पे विशिष्ट चालकता को हम क्या लिख सकते हैं, विशिष्ट चालकता को हम कप्पा लिख सकते हैं। और ये विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, तो आयतन को हम भी से दर्शा देंगे और ई क्यू लिख देंगे। ई क्यू का मतलब है विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन, ठीक है ना, और उसका आयतन है जो है भी, ठीक है ना। तो ये तो आप संकेत रूप में ये लिख दें, या आप डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। चलिए जी, वही दोनों बात लिखा गया है। नेक्स्ट आता है मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं। मोलर चालकता बहुत ही सिंपल है, जिस प्रकार तुल्यांकी चालकता था ना जो हमने अभी समझा, उसी प्रकार मोलर चालकता को भी आपको समझना है, वैसे ही सेम टू सेम है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है केवल ओनली, कह रहा है कि किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब, या हम कह सकते हैं किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोला हो तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मतलब समझ गए कि एक ऐसा विलयन लेंगे जिसका आयतन कितना हो, यहाँ पे एक हम बर्तन लेते हैं, एक ये बर्तन ले लिए जिसका क्या है, जिसका आयतन कितना हो, आयतन कितना हो, 1 घन सेंटीमीटर क्यूब हो। 1 घन सेंटीमीटर क्यूब मतलब लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई दोनों इक्वल ही हो,
ठीक है ना। तो 1 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला ये बर्तन है जिसमें हमने विलयन भरा हुआ है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर एक मोल, ठीक है ना। यहां पे याद रखेंगे कि विद्युत अपघट्य का, इसमें क्या कर देते हैं, विद्युत अपघट्य का 1 मोल हम घोलेंगे। तो इस विलयन की जो चालकता होगी ना, इस विलयन की जो चालकता होगी वही चालकता क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाती है। मतलब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं कि किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर घोला जाए तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। समझ में आ गया आपको? एक बार और सुन लीजिए। किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोला जाए तो इस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। मोलर चालकता का यहाँ पर फॉर्मूला होता है लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m, जहां m क्या है, मोलरता है। जहां m क्या है जी, जहां ये आप समझ ही गए होंगे लैम्डा m क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूँ क्या मैं, जहाँ पर लैम्डा m क्या है, लैम्डा m है मोलर चालकता। यहाँ पे कप्पा क्या है, कप्पा है हमारा विशिष्ट चालकता। और यहाँ पे m क्या है, मोलरता। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे सभी पॉइंट्स को, ठीक है ना। ये सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है ना। यहां पे आप एक याद रखेंगे साइमन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, मोल इनवर्स। ये क्या होता है, साइमन मीटर स्क्वायर और क्या है, मोल इनवर्स। ये इसका क्या है, मात्रक है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है, मात्रक है, ये आप याद रखेंगे मोलर चालकता का। चलिए, परिभाषा लिखने के बाद साइड में फिगर बना लीजिएगा। ये जो पॉइंट्स है, ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये जो 3 पॉइंट्स है साइड में आप जहाँ की करके लिख लीजिएगा कि ये सभी ये हैं, दर्शाना ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। चलिए, अगला हमारा आता है यहाँ पे मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। अब इन दोनों में हमें संबंध बताना है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में। संबंध कैसे बताते हैं, इनके फॉर्मूले की हम तुलना कर लेंगे। तो मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है जी, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, मोलर चालकता। मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है, मोलर चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा m। इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000/m, ठीक है। ये हम पहला समझ गए मोलर चालकता। दूसरा हमारा आता है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ
लेमडा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला अभी हमने बताया कप्पा इंटू 1000 बाई एन होता है, जहाँ एन क्या है, नॉर्मलता है। तो ये दोनों हमें फॉर्मूले पहले से पता है। इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड मानते हैं। मोलर चालकता तुल्यांकीय चालकता में संबंध पूछा है। हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग दे देते हैं। भाग देने पर देखते हैं जी भाग देकर क्या मिलता है। अगर हम भाग देंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो लेफ्ट हैंड में क्या है जी, लेमडा एम है, अब बाई लेमडा ई क्यू है, ये हमने कर दिया। अब इसका लेमडा ई क्यू का यहाँ पे क्या मान है, कप्पा इंटू 1000 बाई एम, ठीक है ना, कैपिटल एम है ना, ठीक है जी। ये हमारा मेन बाटा हो गया, फिर से यहाँ पे कप्पा इंटू 1000 बाई एन हो जाएगा, ये हो गया। अब समझिए ये कप्पा से ये कप्पा कैंसिल, ये 1000 से 1000 कैंसिल। अब इधर बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा लेमडा एम, लेमडा एम और लेमडा ई क्यू इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर 1/m बचा, 1/m, और नीचे क्या बचा, 1/n बचा, ठीक है। यहाँ पे अब आता है लेमडा एम इक्वल टू लेमडा ई क्यू इक्वल टू, ये वाला सबसे ऊपर जाके गुणा करा लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये n/m हो जाएंगे, ठीक है। अब इतना गुणा भाग तो आपको आना ही चाहिए, कैसे आपको करा रहे हैं। अरे ये ऊपर जाके गुणा कराएगा, ये 1m में गुणा करा लेगा, इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ से हमें ये क्या मिले, ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला मिल गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो यहीं पे हम प्रूफ लिख दे रहे हैं, या रिलेशन आप लिख सकते हैं। मतलब क्या है, मोलर चालकता और तुल्यांकीय चालकता का जो अनुपात होता है वो नॉर्मलता और मोलरता के अनुपात के बराबर होते हैं। ये इसका संबंध हो गया। और भी हम इसको आगे चाहें ना तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ तक ही हम रहने देते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आप लेंगे, ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला हमारा आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, जो है विद्युत अपघट्य। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब विद्युत अपघट्य की जो चालकता है, विद्युत अपघट्य की जो चालकता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसके निम्नलिखित कारक होते हैं। अब विद्युत अपघट्य की चालकता को कौन कौन से जो प्रभावित कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है अंतर आयनिक आकर्षण। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यदि अंतर आयनिक आकर्षण अधिक होता है तो चालकता कम होती है। याद रखेंगे कि जब भी विद्युत अपघट्य, जो विद्युत अपघट्य का मतलब जैसे कि NaCl है, तो NaCl है ना, तो ये अगर टूट जाते हैं Na+ और Cl- में, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि यदि विद्युत अपघट्य में अंतर आयनिक आकर्षण क्या होता है, अधिक होता है, तो चालकता वहाँ पे कम होती है। चालकता कम होने का मतलब क्या है, उसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी या वो आयनों में कम टूटेंगे, ये बातें कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना पड़ेगा आपको। दूसरा कह रहा है कि विलायक की ध्रुवीयता। अब विलायक की ध्रुवीयता क्या है जी, तो यदि विलायक, समझिएगा, यदि विलायक अधिक ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय मतलब टूट जाएगा वही, तो यदि विलायक अधिक ध्रुवीय होगा तो विद्युत अपघटन का आयनन अधिक होता है। तो यदि विलायक अधिक ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय मतलब अलग अलग टूटने वाला होता है, तो वहाँ पे विद्युत अपघट्य का जो आयनन होगा वो अधिक होगा जी। बिल्कुल जल में घोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टूटेंगे, ठीक है, जिससे मुक्त आयनों की संख्या बढ़ती है, और जब मुक्त आयनों की संख्या बढ़ेगी विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगा, जिसके कारण चालकता बढ़ जाती है। अब चालकता बढ़ने का मतलब ये क्या है कि विद्युत धारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाहित हम कर सकते हैं, वही तो चालकता बढ़ेगी ना।
क्योंकि देखिए मुक्त आयनों की संख्या बढ़ने का मतलब क्या है, मुक्त आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन के भांति ही तो व्यवहार करते हैं ना, ठीक है। तो यही बातें हैं जी, और जब इलेक्ट्रॉन अधिक रहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन तो चालकता बढ़ेगी ही, ये तो पहले से ही हम जानते हैं। अगला आते हैं माध्यमों की श्यानता। अब माध्यमों की श्यानता क्या है समझिएगा। माध्यम की श्यानता बढ़ाने पर चालकता घटती है, मतलब यदि हमने माध्यम की श्यानता को बढ़ा दिया तो चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। मतलब श्यानता जो होता है ना, श्यानता जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता के। चालकता को यदि हम जितना श्यानता को बढ़ाएंगे चालकता उतना ही घटेगी। अगला हमारा आता है ताप। अब यदि ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। ताप बढ़ाएंगे तो आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके बीच आकर्षण बल घट जाएगा। आकर्षण बल घटेगा तो ये ज़्यादा मात्रा में टूटेंगी, और जब टूटेंगी तो इसका मतलब चालकता बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। अगला हमारा आता है पांचवा, जो है विलयन की सांद्रता। सांद्रता यदि बढ़ेगी ना तो चालकता घटेगी, याद रखेंगे। तो सांद्रता बढ़ने पर आयनों की मात्रा व आयनों की गतिज ऊर्जा दोनों ही घट जाती है, दोनों ही घट जाती हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना, जिसके कारण चालकता घट जाती है। जाहिर सी बात है आयनों की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, आयनों की सबसे पहली बात मात्रा भी, आयनों की गतिज ऊर्जा दोनों ही घट रही हैं, और जब आयनों की मात्रा घटेगी इसका मतलब चालकता तो घटेगा ही ना। एक और बात आप याद रखेंगे, जो विलयन की श्यानता होती है, सांद्रता होती है, वो चालकता के क्या होती है, चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब यदि श्यानता बढ़ेगी तो चालकता का मान घटेगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूं दोस्त कि ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें ज़्यादा समझना नहीं, ज़्यादा आपको याद करने वाला है, तो इसको आप याद कीजिएगा। अदरवाइज मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे और समझ में आ गए होंगे। बीच में वीडियो को रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक बात है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है उसका जो कंप्लीट नोट्स है वो हमने कंप्लीटली बना दिया है। यदि आप भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओनली आपको देखिए, आपकी फिजिक्स है वो फिजिक्स के 15 आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के लगभग आपके 10 चैप्टर, लगभग 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज आपको फुल नोट्स आपको दिया जा रहा है, फुल पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। तो ये नोट्स आपको आराम से मैं कह रहा हूं ओनली 199 में आपको दिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं वो इस नोट्स को जरूर लेंगे। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए। वहां कहिएगा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। जैसे ही आप कहते हैं आपको फुल नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, वहां पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करने के बाद बता दीजिएगा। ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 24 चैप्टरों का नोट्स दिया जाएगा। यदि मान लेते हैं आपको ओनली फिजिक्स चाहिए तो ओनली ये फिजिक्स का 99 में मिल जाएगा, और यदि केमिस्ट्री भी चाहिए तो ये भी आपको ओनली 99 में मिल जाएगा। तो एक भी आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, नीचे नंबर है, आप मैसेज कर लीजिए। थैंक यू।